हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो आपका इकाई 2, जो कि 18 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये 18 नंबर कौन कौन से लेसन को कवर करता है तो आपको बता दें। पहला तो आपका है बहुपद, दूसरा आपका है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तीसरा जो आपका है वो आपका द्विघात समीकरण, और जो चौथा लेसन है वो समांतर श्रेणी है। तो ये 4 लेसन से आपके क्वेश्चंस आते हैं पिछले कुछ सालों से, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा है। तो आपके सामने ये दिखलाई दे रहा होगा कि इससे और इसके साथ ही साथ द्विघात समीकरण से, इन्हीं दोनों चैप्टरों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि समांतर श्रेणी के भी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी को ये नई जानकारी मिल सके और बच्चों को एक नया तरीके से वो अपनी एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ दो चरों। तो इसका मतलब है कि हम चर की बात कर रहे हैं, और वो भी कितने चर हैं? 2 हैं। ठीक है ना। तो चर को क्या कहते हैं भाई? चर को अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब कि जब हम यहाँ पर देखते हैं बीज गणित में एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये जो इस्तेमाल किया जाता है एक्चुअल में यही आपका चर है। ठीक है। चर क्यों कहते हैं इसे जानना थोड़ा सा जरूरी है। अगर आपको बात करें यहाँ पे चर की बात, तो चर और अचर होता है। ठीक है ना। चर किसको बोलते हैं? जैसे मान लेते हैं अगर हम कहेंगे एक्स वाई जेड ए बी सी, तो आप कभी कभी देखते हैं x का मान जो है 2 आता है, x का मान कभी 3 आता है, x का मान कभी 4 आता है, x का मान कभी 5 आता है। तो कभी x का मान फिक्स होता है क्या? नहीं भाई। उसी तरह से इसमें c का भी मान कभी आ सकता है, b का भी मान आ सकता है, a का भी मान आ सकता है, z का, किसी का भी कुछ भी मान आ सकता है। यानी कि जब सवाल में हम इस तरह के नंबर्स का इस्तेमाल करके हम सवाल को लगाते हैं तो इसका मान कोई फिक्स नहीं होता कि क्या नंबर आ सकता है। गंवार की भाषा में हम कहें तो चर मतलब चलने वाला नंबर। चर मतलब चलने वाला नंबर। कैसा चलने वाला भाई? जैसे मान लेते हैं ये चल रहा है कहाँ पे? पहले चला 2 पे, फिर चला 3 पर, फिर चला 4 पर, फिर चला 5 पर। ये कहीं रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अचर की बात। तो अचर का मतलब होता है फिक्स यानी कांस्टेंट वैल्यू। जैसे मान लेते हैं अब अगर यही देख लीजिए, 2 का मतलब 2 ही होता है, चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या किसी भी देश में हो, 2 का मतलब ओनली 2 होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम जब कहेंगे यहाँ पे x, तो x का मान फिक्स है क्या भाई? नहीं भाई, x का मान कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये 2 3 4 5 यानी कि 0 से लेके 9 से जो भी संख्याएं बनने वाली होती हैं वो सब के सब नंबर जो होते हैं वो कांस्टेंट नंबर होते हैं, अचर राशियां होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा, दो चर का मतलब हो गया कि कोई चर आपका x है और कोई चर आपका y है। ए बी सी डी भी हो सकता है भाई, लेकिन इस चैप्टर में एक्स वाई जेड का, एक्स वाई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए हम एक्स और वाई लिख रहे हैं। ठीक है ना। उसके पीछे और भी रीजन है, अभी हम बाद में बात करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये हमारा क्लियर हो गया, दो चर एक्स और वाई की बात हम करेंगे। यहाँ पर एक शब्द और लिखा है रैखिक। रैखिक का नाम आपको कुछ जाना जाना सा लग रहा होगा। रैखिक का मतलब होता है रेखा। रैखिक का मतलब होता है रेखा, लाइन। ठीक है ना। यहाँ समीकरण भी आप सुने होंगे। समीकरण का मतलब होता है कि कुछ नंबरों को मिलाकर आपका एक कंडीशन में बांध दिया जाता है, और ऐसे कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं?
समीकरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम कहें अमन के पास जो है, अमन के पास 5 रुपया है और सोनू के पास 3 रुपया है, तो ये 5 और 3 कितना हो गया, 8 रुपया हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 8 ही पता चले और ये कितना कितना है, इसके जगह पे हम कह दें एक्स, सोनू के पास x रुपया है और मोनू के पास जो है y रुपया है, और दोनों मिलाकर कितने रुपए हो रहे हैं, 8 रुपया। तो क्या किया गया, इन दोनों को एक कंडीशन में बांध कर यहाँ पे एक नंबर रख दिया गया। इसी नंबरों का जो ये सीक्वेंस आपको मिल रहा है, इसी को हम कहते हैं समीकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और उसके युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। अब जोड़े का क्या मतलब है भाई, x प्लस वाई बराबर 8। मान लेते हैं अगर हम इसको माने थे 5 और इसको माने थे 3, तो यहाँ पे अगर हम कहें x माइनस वाई बराबर, अगर 5 में से 3 निकाल दें तो कितना होगा भाई, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक समीकरण ये बना, एक समीकरण ये बना, 2 समीकरण बन गए कि नहीं बने, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे, शायद आपको दिखलाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये नीचे है, ठीक है, कि x प्लस वाई बराबर, यहाँ पे हम 8 कह रहे हैं और x माइनस वाई बराबर हम क्या कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर युग्म क्यों कहा गया, क्योंकि इसे हम एक समीकरण में बांध दिए और इसको भी एक समीकरण में बांध दिए। तो युग्म मतलब युगल, जोड़ा, कपल, तो ये आपका जोड़ा है, इसका जोड़ा ये हो गया। तो चलिए अब एक बार फिर से पढ़ते हैं। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, तो 2 चरों वाला ये x y 2 चर हैं, उससे मिलकर क्या बना, रैखिक बना। तो रैखिक वाला मीनिंग तो अभी क्लियर नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ रेखा होता है और वो रेखा को अभी हम बनाकर दिखलाएंगे कैसे ये रेखा बनता है। उससे आगे हम देख लेते हैं समीकरण, तो समीकरण तो है ही, फिर उसके बाद आगे है उसके युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, मतलब 1 और 2, 2 समीकरणों से मिलकर एक युग्म बना है। और चूंकि ये क्या है, एक क्या है, समीकरण है, रैखिक अभी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, जब तक इसे हम बना नहीं देते हैं तब तक नहीं कहने वाले हैं। फिर आगे देखते हैं 2 चर, तो 2 चर भी हैं। तो ये तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण और उसके युग्म का मतलब एकदम क्लियर हो गया होगा। बस एक चीज आपको यहाँ नहीं समझ में आया, इस चीज को समझाने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये जाकर क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर पहला समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू, कितना हो रहा है भाई, 8 हो रहा है, ठीक है। अब ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो रहा है, ठीक। इसे थोड़ा मिटा देते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो गया। अगर हम कह दें इसे x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, ठीक है ना, तो इसी समीकरण को हम क्या कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक है ना। अतः अगर हम इसको देखें, इसका एक चार्ट बना लें ऐसे करके, ठीक है। इतना बहुत है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई है, अगर y के जगह पर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो इसे हम कह दिए x और इसे कह दिए y। y के जगह पर हम 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं और 4 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं और 4 रखते हैं। तो हम इस पे रख कर चेक करें तो x बराबर हमें क्या मिला, 8 में से अगर 1 निकल गया तो हो कितना गया, 7, ठीक है ना। तो हम जब x बराबर 1 रख रहे हैं, तो सॉरी y बराबर अगर हम 1 रख रहे हैं तो x बराबर हमें क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, ठीक है ना। अगर y की जगह पे हम 2 को पुटअप करें
तो 8 में से 2 निकल गया तो ये क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारा क्या हो गया 6। अगर हम यहाँ पर जो है 3 रख लेते हैं तो 8 में से अगर 3 निकलता है तो क्या हो जाता है 5। और अगर देखेंगे यहाँ पर कि y के जगह पर अगर 4 रखते हैं तो क्या हो जाता है 8 में से 4 निकल गया तो ये कितना हो गया 4। तो इस सिचुएशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे ये दोनों कंडीशन में जुट ही रहा है। x प्लस वाई 7 और 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे दूसरी कंडीशन को। दूसरा कंडीशन क्या है भाई, पुनः दूसरा समीकरण क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। पुनः दूसरे कंडीशन को देखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसका भी चार्ट एक बना लेते हैं जैसे इसको बनाए हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। पुनः इसके इसी तरह इसको दूसरे वाले समीकरण को भी बना लेते हैं। क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। इसको भी देख लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें भी एक दो मान को रख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, रख लेते हैं x y x। इसमें भी 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें और 4 रख लें। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। x बराबर है क्या भाई 2 प्लस वाई। अच्छा, y के जगह पर अगर 1 को पुटअप किया जाए तो x का मान कितना आएगा 3। तो आपका क्या आ गया ये 3। अच्छा, y के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका हो गया 4 और आपका 3 और 2 5। और अगर यहाँ पर रखते हैं 4 और 2 6। तो ऐसे आपका मान जो है बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसे रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, इसी चीज को हम यहाँ पे वेरीफाइड करेंगे कि हकीकत में ऐसे इसे रैखिक समीकरण कहते क्यों है। ठीक है, तो चलिए अब इसे जो है हम समीकरण को रेखा में लाने की कोशिश करेंगे। किसमें लाने की कोशिश करेंगे, रेखा में। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे x और y को ही क्यों लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि हम x और y को ही क्यों लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसको हम मान लिए x अक्ष और इसको मान लिए x डैश और इसे हम मान लिए y और इसे हम मान लिए y डैश। तो हम क्या करते हैं, इसमें देखेंगे मैक्सिमम जो लाइन है कितना पॉइंट है 7 और इसमें कितना है 6। तो हम क्या करते हैं, एकदम बराबर लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे कितना है 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब चलिए इसको रखते हैं। ये कितना है, x आपका 7 है। तो आप यहां पर देखेंगे इसको हम मिला लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए इसको मिलाते हैं। ये आपका है 7, ये आपका है 1। तो 7 जो होगा आपको, आप ऐसे ही उसको ले जाइए 7 को, और 1 वाला क्या है, 1 को आप लेकर आइए ऐसे। अब इसको मिटा दीजिए, ठीक है। तो यानी कि ये जो बिंदु मिला, ये बिंदु क्या है आपका, 7 1 का है। अब ये 6 2 है, यानी कि अगर हम इसको ले जाते हैं 6, इसको ले जाते हैं 2, तो ये मिलेगा आपको। और इसको ले जाते हैं 3 5 4 4, तो ये आपका हो गया 3 5 4 3 5। ये सीधा सीधा रहेगा तो आपको सीधी रेखा में एक दिखलाई देगा। और ये आपका है 4 और 4 का, 4 और 4 का यहाँ पे कंडीशन बना। तो आप देख रहे होंगे कि एक सीधी रेखा बन रहा है। कैसा रेखा बन रहा है, सीधी रेखा बन रहा है। क्यों सीधी रेखा बन रहा है भाई, क्योंकि इसका नाम ही है क्या, रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण। तो हम इसे आगे बढ़ा दें तो इस रेखा का नाम हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, इस वाले को भी ग्राफ में रखा जाए। क्या है, x 3 है, x कितना है 3 है, और y कितना है 1 है। तो x आपका हो गया 3, x3, और y आपका हो गया 1। x आपका 3 और y आपका हो गया 1, ठीक। और यहां पर आप देखेंगे ये आपका 4 है, ये आपका 4 है, और ये आपका 2 है, ठीक है। ये आपका 5 है, 3 है, यानी कि ये वाला आपका x आपका कितना है, x 5 है, y 3 है, x 5 है, y 3 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 6 और 4 है, यानी कि x आपका 6 है और y आपका क्या है 4 है। इसको ऐसे ले जाते हैं, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। चलिए इस पॉइंट को भी आपस में हम क्या करते हैं, मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो ये पॉइंट भी आपका ऐसे आगे बढ़ गया। तो देख रहे होंगे कि एक रेखा दूसरी रेखा को काट रहा है, एक रेखा दूसरी रेखा को काट रहा है। अच्छा, इस रेखा का नाम क्या है, x माइनस वाई, यही था ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस रेखा का नाम था क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और यह x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो दो रेखाओं के समीकरण से हमें क्या मिल गया, यहाँ पर एक ग्राफ खींच दिए, और ग्राफ जब खींचे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद, जैसा कि आप यहाँ शब्द से ही लग रहा है, छेद मतलब एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि बोले थे कि एक बच्चे के पास कितना रुपया है, 5 रुपया, और एक बच्चे के पास कितना रुपया है, 3 रुपया। अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो होता कितना है, 8 रुपया। अगर इन दोनों को घटा लेते हैं तो होता कितना है, 2 रुपया। उन दोनों कंडीशन में रख दिया गया। अब चलिए उसमें भी देखते हैं क्या ऐसे जगह पे प्रतिच्छेद करता है जो एक मान 5 हो और एक मान 3 हो। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक दूसरे को यहीं पे काटा है। ये क्या है, 1 2 3 4 5। देखिए ये 5 जा रहा है कि नहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक।
अच्छा, अब इधर से भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। देखिए ये यहाँ के आके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं? दोनों एक दूसरे को 0.5 और 3 पे काट रहे हैं, और यही 0.5 और 3 क्या है? हमारा मान है। यानी कि इस समीकरण का जो मान है वो 5 और 3 है, यानी x 5 के रूप में है और y कितने के रूप में है? 3 के रूप में है। तो दोनों सिचुएशन को कंप्लीट भी कर रहा है और साथ ही साथ उसका मान भी आ गया जो हम लोगों ने मान यहाँ पे रखा था। तो इस विधि को हम बोलते हैं ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण को हल करना। तो एक विधि तो आप सीख ही लिए, क्या है भाई? इसे बोलते हैं ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना। इसके अलावा जो है तीन तरीका और होता है जिससे कि हम रैखिक समीकरण को हल करते हैं। पहला क्या है? प्रतिस्थापन। दूसरा क्या है आपका? विलोपन विधि। और तीसरा आपका है वज्र गुणनखंड विधि। और चौथा विधि अगर आप मानोगे तो आपका क्या होगा? ग्राफीय विधि। तो ये 4 तरीके होते हैं जिससे हम क्या करते हैं? रैखिक समीकरण को हल करते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे ही करने हैं अगर आपको कहा गया कि ग्राफ बनाने के लिए। अदरवाइज उसे आप किसी और तरह से बनाने की कोशिश करेंगे तो 100% श्योर है कि आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो हम जो है इस वीडियो में उस तीनों तरीकों को हम सीखेंगे जिससे कि हमें एक तरीका तो पता चल ही गया कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 3 तरीका और आपको हम बताते हैं। पहला तरीका होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है विलोपन विधि। तीसरा होता है आपका वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, तो हम उसी सवाल को तीनों तरीके से यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे वही तीनों का तीनों मान तीनों में वैसे ही सेम टू सेम आता है। तो हम तीनों तरीके से उसी सवाल को लगाएंगे जिससे कि हम लोगों ने ग्राफीय विधि से हल किया है। तो हम उसी सवाल को तीनों विधि से लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हकीकत में तीनों को तरीका तो अलग अलग लगाने का है लेकिन मान तीनों से एक ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। समीकरण हम लोगों का क्या था भाई? यहाँ पर समीकरण था हम लोगों का x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, जिसे हमने क्या माना था? समीकरण नंबर 1। एक था x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा ना अच्छे से? चलिए, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। इसे कौन से विधि से पहले लगाना है? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना? तो प्रतिस्थापन विधि नाम से ही लग रहा है प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापित मतलब एक दूसरे के जगह पे रखना। क्या हो गया? एक दूसरे के जगह पे रखना। जैसे बोलते हैं कभी कभी स्थापना होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ किसी चीज का हम क्या करते हैं? स्थापना करते हैं, रखते हैं किसी चीज को हम। जैसे मान लेते हैं मूर्ति की स्थापना होती है, जैसे विद्यालय नया खुल रहा है तो वहां पे मंदिर का स्थापना होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसी प्रतिस्थापन को प्रतिस्थापना समझिए, यानी कि x के जगह पे y को पुटअप करो या y के जगह पे x को पुटअप करो, यानी रखो। तो इसी को हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, चाहे x को y के जगह पे रखेंगे या y को x के जगह पे रखेंगे। तो लिखेंगे अतः सेम टू सेम जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। अगर आपको पूरा पूरा नंबर चाहिए तो सेम टू सेम ऐसे ही आप एग्जाम में करिए। बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा, आसान तरीके से
आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप ऐसे ही हल कर देंगे चुटकी बजाते ही। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई समीकरण, इनमें से कोई समीकरण एक आप उठा लीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है, अतः x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर x बराबर हम कह सकते हैं 2 माइनस 2 प्लस वाई, क्योंकि पश्चांतर के नियमानुसार अगर हम देखें तो ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, समीकरण नंबर इसे हम 3 बना लेते हैं। कौन सा समीकरण भाई, 3। समीकरण कितना था, 1 और 2। ये 3 कहां से आ गया भाई, तो 3 कहीं से नहीं आया है। 3 कौन सा है, समीकरण नंबर 2 ही समीकरण नंबर 3 है। तो अब आपके दिमाग में एक चीज यहाँ पे रखना है कि जिस समीकरण को तीसरा समीकरण बनाते हैं, कभी भी उस समीकरण को उसी समीकरण में नहीं रखते हैं, इससे आपका कभी भी मान नहीं आएगा। तो जैसे मान लेते हैं हमारा समीकरण नंबर 2 3 बना है, तो ये दोनों समीकरण तो है एक ही, क्योंकि ये रूप अलग हो गया लेकिन है एक ही समीकरण। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण, ठीक है ना, समीकरण एक में, समीकरण एक में 3 को रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 1 को 3 में रखने पर। तो चलिए रखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब ये हमारा समीकरण है क्या, ये हमारा समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, ठीक है ना। तो x के जगह पे कितना रखना है भाई, 2 प्लस वाई, क्योंकि प्रतिस्थापना करना है, स्थापना करना है, रखना है। तो चलिए रख लेते हैं, क्या है 2 प्लस वाई, और पहले से ऑलरेडी है y इज इक्वल टू 8, तो y मिलकर 2y हो गया, ठीक है ना। अब ये उधर चला गया तो 8 में से 2 घट गया तो हो गया कितना, 6। तो हम कह सकते हैं 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, सॉरी 2 एक कम 2, 2 3 आए 6, उसके लिए आई एम सॉरी। तो यहां पर देखेंगे y बराबर हमें क्या मिला, y बराबर हमें 3 मिल गया। क्या y बराबर 3 था उस सवाल में, यस। हम लोग जब ग्राफीय विधि से हल कर रहे थे तो y बराबर हमें 3 ही मिला था। तो हम क्या कर लेते हैं, अब इस y बराबर 3 को किसी भी समीकरण में रखें, चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे समीकरण 2 में रखें, या समीकरण 3 में रखें, तो आपका मान वही आएगा जो ग्राफीय विधि में आया था। तो चलिए देखते हैं, समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, ठीक है ना, y बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। तो हम देखेंगे x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे 3 रख देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं होगा। तो हमें क्या मिला, अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर हमें क्या मिल गया, 5 मिला जो ग्राफीय विधि में मिला था, और y बराबर हमें क्या मिला है, यहाँ पर 3 मिला है, जो कि ग्राफीय विधि में भी यही चीज मिला था। तो हम देखते हैं इस बार विलोपन विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। तो विलोपन विधि में हम इसको पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। विलोपन, तो विलोपन का मतलब विलुप्त, विलुप्त का मतलब गायब, खत्म, हजम, हाजमोला जैसे खा के हजम कर देते हैं, वैसे इसको भी क्या करना है, हजम करना है। तो हजम कर दोगे तो सवाल लगेगा, नहीं भाई, किसको हजम करना है, चाहे x को हजम कर दो चाहे y को हजम कर दो। तो हम इस विलोपन विधि में क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे, गायब करेंगे। किसको गायब करेंगे भाई, इनमें से चाहे x को गायब करें चाहे y को गायब करें। अगर x को गायब करते हैं तो y का मान निकलेगा, अगर y को गायब करेंगे तो x का मान निकलेगा। तो वही विधि को हम क्या कहते हैं,
विलोपन विधि कहते हैं। और इसी विलोपन विधि को चलिए हम लगाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहली बात तो ये है कि आप अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए, क्या कि जब भी आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण के सवाल को लगाते हैं तो यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, और प्लस और माइनस का कभी भी कॉम्बिनेशन बने तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो भाई उसके लिए हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। क्या होगा, जोड़ना होगा। तो कभी भी प्लस और माइनस मिलेगा तो जोड़िए आप। क्यों जोड़िए, रीजन क्या है, अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो y से y समाप्त हो जाएगा और हमें मिल जाएगा क्या 2x। इसके बराबर रखकर हल करेंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके इस दिमाग में क्या आ गया कि अगर प्लस हो या माइनस हो या माइनस या प्लस हो, दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में हम जोड़ने का काम करेंगे। यानी अगर ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो तो भी आप जोड़िए, अगर ऊपर माइनस हो नीचे ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तो हम क्या करेंगे, तो भी हम जोड़ेंगे ही। अब एक कंडीशन और है कि अगर प्लस प्लस हो, क्या क्या हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो इन दोनों कंडीशन में क्या करेंगे भाई, तो इन दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी घटाना करना है, यानी घटा देना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये चार कंडीशन है जो आपके अपने दिमाग में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या नजर आया, प्लस, यहाँ क्या नजर आया, माइनस। क्या करोगे, समीकरण को जोड़ोगे। तो चलिए जोड़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। चलिए जोड़ लेते हैं। x और x 2x, y से y समाप्त हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 2 1 कम 2 2 5 6 10, x बराबर क्या हो गया 5, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर दोबारा देखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, चलिए रख देते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 8। अगर हम कहाँ रख देते हैं, y x के जगह पे 5 रख देते हैं प्लस y इज इक्वल टू 8, तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 8 में से 5 निकल गया तो 3 मिल गया। तो इससे क्या समझ में आया कि x बराबर हमें क्या मिल गया, x बराबर हमें क्या मिला 5 और y बराबर हमें क्या मिल गया 3। तो दोनों शायद आपको याद आ रहा होगा कि इससे पहले वाले सवाल में भी लगाया गया था तो भी यही सेम टू सेम आया था। इसके पहले यानी स्टार्टिंग में जो हम सवाल लगाए थे उसमें भी यही शायद आपका मान था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और साथ ही साथ इसके लिए भी आप कमेंट करिए कि आपको विलोपन विधि अच्छा लगा या प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों में से कौन सा विधि आपको अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम उस पर एक नया वीडियो बनाकर आपको देंगे ताकि आपके दिमाग से ये जो कंफ्यूजन है कि किस विधि पर लगाना आसान होता है और कौन सा विधि नहीं आसान होता है और किस विधि पे हमें लगाना जरूरी होता है, ये सारी चीजें जो है हम उस वीडियो में आपको बताएंगे। तीसरा विधि है आपका वज्र गुणनखंड विधि। तो नाम से ही लग रहा है वज्र, कहते हैं वज्र का बाण है, ठीक है ना। तो वज्र का मतलब होता है, जैसे आप देख लीजिए कि ये हमारे जो रीढ़ का जो हड्डी होता है कुछ ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना, ऐसे कुछ करके। तो ये ऐसे जो जुड़ रहा है मतलब
कुछ ऐसे जुड़ रहा है, ठीक है ना, ऐसे जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? कौन सा विधि? वज्र गुणनखंड विधि। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। मान लेते हैं इधर 8 था तो इधर आ गया -8 बराबर क्या हो गया 0। इधर क्या है आपका 2 है तो ये इधर आ गया तो हो गया क्या -2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है ना। बस इतना चेंजिंग कर लीजिए। कौन सा सवाल लगाने के लिए? वज्र गुणनखंड। तो वज्र गुणनखंड में आपका जो है x का मान डायरेक्ट आता है और y का मान डायरेक्ट आता है, ठीक है ना। x का मान डायरेक्ट कैसे आएगा भाई? उसके लिए एक सूत्र है, आप उसे अच्छे से याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आप सवाल को लगा लेंगे। क्या होता है? BC बाई CA, सॉरी BC बाई AB और CA बाई AB, ठीक है ना। ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कौन सा भाई? BC बाई AB और CA बाई AB। ये दो चीजें अगर आपके मन में हैं तो बहुत आसानी से आप वज्र गुणनखंड के सवाल को लगाएंगे। तो चलिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो BC यानी B1 C2 B2 C1 अपान A1 B2 A2 B1, ठीक। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्या 1 2 2 1 उसी क्रम में है ना। B1 C2 B2 C1 A1 B2 A2 A1 B2 A2 B1, ठीक है ना। 1 2 2 1 इसी क्रम में है। अब y वाले मान को भी देख लेते हैं। क्या भाई? CA यानी C1 A2 C2 A1 अपान A1 B2 A2 B1, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, मान को रख देते हैं। चलिए अब आपको लग रहा होगा कि ये मान है क्या भाई। तो पहले समीकरण को 1 जैसे कहा गया है तो जहां जहां 1 नजर आ रहा है तो उसमें आप समझेंगे पहले समीकरण को। फिर जहां जहां 2 नजर आ रहा है तो समझेंगे कि वो दूसरे समीकरण की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पर इसमें जो वैल्यू होता है 1 2 3 4 उसी को हम कहते हैं A B C, A B C, लेकिन ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर B1 C2 है। क्या है? B1 C2। तो B1 भाई आपका ये है, ठीक। ये B1 हो गया, ये C2 हो गया और यहाँ पर हो गया B2 C1। तो देखेंगे यहाँ पे B2 C1 हो गया, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करिए और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करिए, ठीक। तब ये कंफ्यूजन आपका दूर होगा। तो हम देखेंगे A1 B1 C2, तो B1 C2, तो यहाँ पे क्या है, एक छुपा हुआ है तो 2 1 का -2, ठीक है ना। माइनस ये सूत्र वाला है और ये माइनस मिलकर आपका प्लस हो जाएगा और इसमें सूत्र में जो माइनस है वो फिर माइनस कर देगा। तो 8 1 कम क्या हो जाएगा -8 और नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है A2 A1 B2। तो भाई A1 क्या है? A1 आपका ये है और ये B2 है, ये A2 है, ये B1 है, ठीक है ना। तो चलिए गुणा भी कर लेते हैं इसका। A1 B2, तो A1 B2 माइनस 1 1 कम 1 और माइनस 1 1 कम 1। तो अब आप देख रहे होंगे कि -8 2 10 -2, तो 2 1 कम 2 2 5 10, तो बराबर हमें क्या मिला 5। तो देखेंगे आप यहाँ पर डायरेक्ट आपका 5 आ गया। फिर उसमें देख लेते हैं
तो ये आपको समझ में आ गया होगा वज्र क्यों कहा गया है, ऐसे करके यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर है C1 A2, तो C1 आपका ये है, A2 आपका ये है, सॉरी C1 ये है, A2 आपका ये है, तो 8 एक का -8, ठीक है। C2 A1, तो C2 आपका ये है, A1 आपका ये है, तो 8 2 एक कम 2, तो यहाँ पे माइनस है, वो फार्मूले का जो माइनस है उस माइनस को प्लस कर देगा, 2 एक कम 2, और बटे में तो आपका -1 तो माइनस क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि सेम टू सेम दोनों में वही है, ठीक है ना। तो y बराबर यहाँ 8 में से 2 निकाल दोगे तो -6 हो जाएगा। अब बटा माइनस पहले से ही 2 है, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, तो y बराबर हमें क्या मिल गया, 3। तो भाई आपको कुछ तो याद आ रहा होगा कि x बराबर हमारा कितना था, 5। अच्छा, y बराबर कितना था, 3। क्या राइट आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चंस, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आपके लगेंगे, आप उसे लगाइएगा। और अगर कोई भी प्रश्नावली का अगर आपको क्वेश्चंस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिए, ताकि मैं उस प्रश्नावली का पार्टिकुलर उसी प्रश्नावली का मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।